तो एक बड़ी हलचल मची हुई है क्योंकि मक्का डिफेंस एग्रीमेंट फाइनल हुआ है। क्या है इस एग्रीमेंट में और इस एग्रीमेंट के फाइनल होने का क्या मतलब है जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने तुरंत पीएम मोदी को फोन क्यों लगाया, आगे क्या चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश है ना ईरान, इस ईरान को अगर अमेरिका नहीं हरा पाया तो ये जो 3 देश मिलकर पैक्ट बना रहे हैं ये भी नहीं हरा पाएंगे, ये बात तो निश्चित है। तो फिर आगे क्या होगा। अमेरिका के पास इतनी मिसाइलें, यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद अभी भी अमेरिका यहाँ उलझा हुआ है और इस बीच एक नया दांव चला जाता है और इस नए दांव में देखने को मिलता है अर्दोगन, शहबाज शरीफ और MBS तीनों मिलकर एक एग्रीमेंट फाइनल करते हैं। सऊदी अरब को, मक्का शहर को बड़े अच्छे तरीके से सजाया जाता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इन वीडियोस को और यहाँ अर्दोगन पहुँचते हैं, अर्दोगन के साथ साथ शहबाज शरीफ भी। फिर ये एग्रीमेंट फाइनल होता है। इस एग्रीमेंट के फाइनल होने के बाद शहबाज शरीफ पोस्ट करते हैं लंबा चौड़ा और इसमें वो बताते हैं कि इस एग्रीमेंट में क्या क्या है। वहीं MBS भी पोस्ट करते हैं और अर्दोगन की तरफ से भी पोस्ट आता है। अब इस एग्रीमेंट में क्या है, ये एग्रीमेंट जिसमें 3 देश हैं, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की। और सऊदी अरब के पास है बहुत सारा पैसा, गल्फ में लोकेशन और तेल। तुर्की के पास क्या है, एक बड़ी मिलिट्री, नाटो का अनुभव और डिफेंस की इंडस्ट्री। पाकिस्तान के पास क्या है, बड़ी सेना, मिसाइल कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर क्षमता। ये तीनों मिलते हैं और तीनों मिलने का मतलब है एक शक्ति। जो सही चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसका मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि भारत यहाँ कमज़ोर पड़ेगा। यूं ही अजीत डोभाल सऊदी अरब नहीं पहुँचे थे, 2 बार पहुँचे थे, तो इसके पीछे कुछ तो कारण ज़रूर है। इसलिए मैं बताऊँगी कि क्या होगा अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो। लेकिन पहले इस एग्रीमेंट की बात करें। इस एग्रीमेंट का एक महत्वपूर्ण क्लाउज है और वो क्या है, एक पर हमला मतलब तीनों पर हमला। यही क्लाउज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है इस डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को। उदाहरण के लिए ईरान अगर सऊदी अरब पर हमला करता है तो सऊदी अकेला नहीं रहेगा। पाकिस्तान और तुर्की के लिए ये एक प्रश्न उठेगा और इसी तरीके से अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान इसे इन्वोक करने की कोशिश करेगा, यानी इस एग्रीमेंट को शुरू करने की कोशिश करेगा। कुछ हद तक ये नाटो जैसा है। नाटो में भी आर्टिकल 5 इसी तरीके का है, एक सदस्य पर हमला मतलब सब पर हमला। ये एग्रीमेंट भी इसी तरीके की सोच रखता है, इसीलिए इसे इस्लामिक नाटो भी कहा जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि अभी इनके पास नाटो जैसी शक्तियां नहीं है, एक शुरुआती एग्रीमेंट है। सऊदी अरब ने ऐसा एग्रीमेंट क्यों किया, ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सऊदी अरब पिछले सालों में अपने सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को लेकर चिंतित रहा है। पहले क्या था, सऊदी अरब अमेरिका की छतरी के नीचे था, लेकिन जिस तरीके से सऊदी अरब के बेस पर भी हमले होने शुरू हो गए, हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर दिया। अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की इन सब को अब मिलाकर रखना चाहता है सऊदी अरब। अमेरिका तो है ही, पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर एक रीजनल पार्टनरशिप बनाना चाहता है। सऊदी अमेरिका को छोड़ नहीं रहा है, बल्कि अपने सिक्योरिटी के ऑप्शंस को भी और ज़्यादा बढ़ा रहा है। और पाकिस्तान को इससे क्या मिला, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और रणनीतिक अपग्रेड है। पाकिस्तान पहले से ही सऊदी अरब का एक मिलिट्री पावर रहा है काफ़ी लंबे समय से। अब उसे सऊदी के इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एक डिफेंस पार्टनर का स्थान मिल गया। इससे खाड़ी देशों में रणनीति बढ़ी पाकिस्तान की। तुर्की के साथ तो इनका डिफेंस एग्रीमेंट है ही। अब इनके पास क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ेगा, मिलिट्री प्रोडक्शन, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और भी कई चीज़ें बढ़ेंगी। तुर्की को क्या फ़ायदा हो रहा है, तुर्की को हाल फिलहाल में टेंशन हो रहा था इजराइल से, और तुर्की जो नाटो का मेंबर है, एक बड़ी आर्मी रखता है, ड्रोन और डिफेंस टेक्नोलॉजी भी है इसके पास। अब ये मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहेगा। अब यहाँ पर ईरान के लिए क्या ये चिंता का विषय है? हाँ, ईरान के सामने एक तरफ तुर्की
वेस्ट में, साउथ में सऊदी अरब और ईस्ट में पाकिस्तान है। तीनों इस अरेंजमेंट में है। ईरान के एक सांसद इब्राहिम रिजवी ने इस एग्रीमेंट पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और सऊदी को चेतावनी दी कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ पेपर एग्रीमेंट कर लोगे तो तुम हमसे बच जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ईरान इन तीनों देशों के बीच तुरंत युद्ध होने वाला है। अब एक और फैक्टर है और वो है हूती विद्रोही। सऊदी अरब की तत्काल सिक्योरिटी चिंता में यमन महत्वपूर्ण है। अगर सऊदी के क्षेत्र पर मिसाइल या ड्रोन हमला होता है तो उसे हमला माना जाएगा और फिर यहाँ पर असली परीक्षण होगा इस डिफेंस पैक्ट का। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो क्या होगा? मान लीजिए पाकिस्तान पर इंडिया का हमला होता है क्योंकि पाकिस्तान ने कोई आतंकी हमला किया है, तो क्या होगा? तुर्की और सऊदी के पास मामला जाएगा। तुर्की तो तैयार हो जाएगा, पिछली बार भी तुर्की ने मदद की थी, लेकिन क्या सऊदी तैयार होगा? पहली बात आपको बता दूं, सऊदी के संबंध भारत के साथ बहुत ही अच्छे हैं। भारत में उनका इकोनॉमिक आर्किटेक्चर भी है, अच्छा खासा निवेश भी है और सऊदी के लिए पाकिस्तान से पल्ले झाड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, ये जो सबसे बड़ा एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में एक क्लाउज ये भी है कि ये हम डिफेंस के लिए करेंगे, ना कि किसी के ऊपर हमला करने के लिए। ऐसे में अभी आगे क्या होगा? अभी आगे एक सबसे बड़ा है ईरान की लड़ाई, जहां पर तीनों का पहला परीक्षण हो जाएगा इस ट्रीटी का। तो अभी खास करके सऊदी को जल्दबाजी थी इस एग्रीमेंट को साइन करना और ईरान का रुख देखना होगा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में क्या जल्द ही कोई लड़ाई शुरू होती है। और अगर ये लड़ाई शुरू हो जाती है तो फिर भारत के लिए टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि इस लड़ाई में बहुत सारे परीक्षण हो जाएंगे कि ये ट्रीटी किस हद तक जा सकती है और कहाँ तक जा सकती है। खैर, ये तो रहा एक मुद्दा। दूसरी चीज ये देखने को मिली है कि नेतन्याहू ने फोन मिलाया पीएम मोदी को। जाहिर सी बात है, इस सारे घटनाक्रम के बाद हलचल तो मचेगी ही। यहाँ पर नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बातचीत की और सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपका धन्यवाद। हम मिलकर इजराइल और भारत के बीच रिश्तों को और मजबूत करते रहेंगे। पीएम मोदी ने भी उनके पोस्ट को लेकर जवाब दिया, मुझे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। हमने भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत की, जो लगातार मजबूत और विकसित हो रही है। हमने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर भी बातचीत की। अब ये कहीं भी ये नहीं कहा गया कि इस पैक्ट को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन आपको इस फोन कॉल से समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी होते हैं जो अनकहे होते हैं। तो कहानी कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन इस कहानी का मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि भारत कमजोर हुआ, क्योंकि आज की जो रणनीति है ना, वो रणनीति ऐसी है, कोई भी देश सीधी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है जो बुद्धिमान देश है, बल्कि अब टेढ़ी मेढ़ी लड़ाइयाँ चलती हैं। और जहाँ तक बात है टेढ़ी मेढ़ी लड़ाइयों, तो इसमें इजराइल जैसे देश बड़े माहिर हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।